फंडामेंटल ड्यूटीज़। अब देखो अगला टॉपिक है तुम्हारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब पार्ट 4 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो क्या बताता है हमें, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में बताता है। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू फॉलो दिस प्रिंसिपल बोथ इन द मैटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज इन द मेकिंग ऑफ लॉज। अब ये ड्यूटी बनती है स्टेट की, राज्य सरकार की, ये राज्य सरकार का ये कर्तव्य ड्यूटी है टू फॉलो दिस प्रिंसिपल, इन फॉलो कि इस प्रिंसिपल को, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को फॉलो करे इन द मैटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब ये पॉलिटिकल मैटर्स में भी, एज वेल एज इन मेकिंग ऑफ लॉज, कोई नियम बना रही राज्य सरकार तो उसमें भी इस चीज़ को फॉलो करे। दे इम्बॉडी द ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेशन टू इस्टेब्लिश अ वेलफेयर स्टेट। अब ये क्या, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ये इस्टेब्लिश करना चाहता है, ये वेलफेयर स्टेट बने, जिससे कि कोई भी राज्य वेलफेयर स्टेट बने, मतलब अच्छा स्टेट, अच्छा दिखना चाहिए वो चीज़, सब लोग अच्छे से रहें, इक्वालिटी में रहें। द सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ आवर सोसाइटी एश्योर्स इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल सिटीजन्स थ्रू सुइटेबल मीन्स लाइक इंश्योरिंग एडिक्वेट मीन्स ऑफ लिवलाहुड एंड जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। अब हमारा जो सोशलिस्टिक पैटर्न, मतलब जो सामाजिक विधि प्रथा है हमारी, सामाजिक चीज़ें, सामाजिक जो विधियाँ हैं हमारी, वो क्या कहती हैं, ऑफ आवर सोसाइटी एश्योर्स इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल सिटीजन, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, एक समान मौका मिलना चाहिए, नहीं कि गरीब को कम मौके मिले, अमीर को ज़्यादा मौके, सबको एक बराबर मौका मिलना चाहिए। और सबको क्या मिलना चाहिए, एडिक्वेट मीन्स ऑफ लिवलाहुड, एक अच्छा घर मिलना चाहिए, अच्छी जगह मिलनी चाहिए, उसके अच्छा पानी, अच्छा रहन सहन होना चाहिए हर किसी का, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, एंड जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। दो दीज प्रिंसिपल्स आर नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ लाइक द फंडामेंटल राइट्स, दे स्ट्राइव टूवर्ड्स स्टेब्लिशिंग अ जस्ट सोसाइटी। अब जैसा कि फंडामेंटल राइट्स में था कि ये इन्फोर्सेबल है, कि 100% श्योर है कि ये होनी चाहिए, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में क्या है कि ये 100% श्योर नहीं है कि ये होगी, इन्फोर्सेबल नहीं है बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। तो इसलिए क्या हो जाता है कि कोई भी स्टेट वेलफेयर स्टेट नहीं बन पाती है। कोई भी राज्य में, किसी भी राज्य में देखते हो कोई म्यूनिसिपैलिटी है तो वो अच्छे से काम नहीं कर रही, इसी वजह से काम नहीं कर रही, क्योंकि ये लॉ, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इन्फोर्सेबल नहीं है। फिर देखो अगला टॉपिक है तुम्हारा रोल ऑफ द जुडिशियरी। द जुडिशियरी इज़ द थर्ड पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। पहला देखो मैंने बताया था एग्जीक्यूटिव होता है, दूसरा लेजिस्लेचर होता है, और तीसरा क्या होता है, जुडिशरी। तो जुडिशरी क्या है, थर्ड पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, एंड इट इज़ केप्ट इंडिपेंडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेटिव विंग्स ऑफ द गवर्नमेंट। अब देखो ये इंडिपेंडेंट रखा जाता है जुडिशरी किससे, लेजिस्लेटिव से और एग्जीक्यूटिव से। मान लो कोई जज है, वो कोई फैसला सुना रहा है, सुप्रीम कोर्ट का जज है, हाई कोर्ट का, या किसी भी कोर्ट का जज है, वो कोई फैसला सुना रहा है, तो उसके ऊपर कोई नेता या मंत्री दबाव नहीं डाल सकता कि तुम्हें हमारे फेवर में ही फैसला सुनाना होगा, ये चीज़। तो ये क्या है, जुडिशरी जो है वो न्यायपालिका, वो किससे स्वतंत्र रखी गई है, एग्जीक्यूटिव से और लेजिस्लेटिव से स्वतंत्र रखी गई है। In a federal system of governance, the judiciary has to examine the laws passed by two sets of government, जो कि ये सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट, टू सेट्स ऑफ गवर्नमेंट्स एंड स्टेट वेदर दे आर इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस में क्या होता है, फेडरल सिस्टम जो है मैंने बताया था एक चीज़ को दो भागों में बांट दो, जैसा कि यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट है। तो क्या है इसमें, क्या जुडिशरी क्या करती है, न्यायपालिका क्या करती है, जो लॉ पास किए गए बाय द यूनियन गवर्नमेंट केंद्र सरकार के द्वारा, और बाय द स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार के द्वारा, दोनों के द्वारा जो कोई भी नियम पास किए गए हैं उनको देखना, ये किसका काम होता है, कोर्ट्स का, जुडिशरी का, न्यायपालिका का काम है ये, कि वो संविधान के द्वारा बने हैं, कोई भी नियम संविधान के द्वारा बनाए, चाहे वो यूनियन गवर्नमेंट में हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो। अगर कोई संविधान के द्वारा नहीं बना है तो उसको क्या करती है, कोर्ट हटा देती है, उस लॉ को ही हटा देती है। बाय द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू द सुप्रीम कोर्ट कैन डिक्लेयर एनी लॉ ऑफ द सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेचर एज अल्ट्रा वायर्स और अनकॉन्स्टिट्यूशनल इफ़ इट गोज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो जुडिशियल रिव्यू क्या है, जुडिशियल रिव्यू में कोर्ट पढ़ती है किसी भी स्टेट का बनाया हुआ लॉ या सेंट्रल का बनाया हुआ लॉ, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बनाए हुए लॉ को पढ़ती है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, कोई भी कोर्ट, और क्या करती है उसे, मतलब ये रेटिफाइड, ये बताती है कि वो बना है या नहीं बना है। अगर वो सही नहीं है तो जुडिशियल रिव्यू के बारे में सुप्रीम कोर्ट क्या डिक्लेयर कर देती है, सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेचर कोई भी हो, चाहे केंद्र सरकार के द्वारा वो नियम बना हो चाहे राज्य सरकार के द्वारा, उसे क्या घोषित कर देती है, वॉइड, मतलब एम्प्टी घोषित कर देती है कि वो लॉ है ही नहीं। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाता है तो वो लॉ है ही नहीं, वो लॉ मान्य नहीं होगा, वो नियम मान्य नहीं होगा किसी भी कंट्री में, मतलब सॉरी किसी भी स्टेट में। अब देखो अगला टॉपिक है तुम्हारा सिंगल सिटीजनशिप। A federal system of government
usually has provisions for a dual citizenship as in the case of USA where all Americans are citizens of the country as well as the states they reside. अब देखो फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, प्रोविजंस होता है ड्यूअल सिटीजनशिप का। जैसा कि अमेरिका में मैंने बताया था कि चाहे आप स्टेट के हो, स्टेट की भी आपको सिटीजनशिप लेनी पड़ेगी और कंट्री की भी सिटीजनशिप आपको लेनी पड़ेगी, तो ये क्या है, ड्यूअल सिटीजनशिप। लेकिन इंडिया में क्या है, बट इन इंडिया द कॉन्स्टिट्यूशन एश्योर्स टू सिंगल सिटीजनशिप। अब इंडिया में क्या होता है, केवल सिंगल सिटीजनशिप ही होता है। ऑल द पीपल इरेस्पेक्टिव ऑफ द स्टेट दे आर रिसाइडिंग इन आर सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। भले ही चाहे इंडिया के किसी भी राज्य का कोई भी हो, लेकिन वो क्या है, इंडिया का सिटीजन है। मतलब कि चाहे कोई भी राज्य का, यूपी का हो, एमपी का हो, महाराष्ट्र का हो, कोलकाता का हो, किसी भी स्टेट का हो, लेकिन वो इंडिया का सिटीजन है। तो ये चीज़ क्या है, सिंगल सिटीजनशिप। ऑफ कोर्स द गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू ग्रांट ड्यूअल सिटीजनशिप टू नॉन रेसिडेंट इंडियंस हु माइग्रेटेड टू फॉरेन कंट्रीज आफ्टर 26 जनवरी 1950। अब ड्यूअल सिटीजनशिप गवर्नमेंट किसको देती है, इंडियन गवर्नमेंट, नॉन रेसिडेंट इंडियंस, मतलब कि जो 26 जनवरी 1950 के बाद विदेश चले गए, उनको क्या देती है, वो ड्यूअल सिटीजनशिप देती है। फिर देखो अगला टॉपिक है तुम्हारा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एंड जॉइंट इलेक्टोरेट्स। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज बाय विच ऑल इंडियन सिटीजन्स हु हैव completed 18 years of age can take part in elections for the union, state and the local self governing institution। अब देखो ये क्या, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ये वो मतलब कि जो कोई भी सिटीजन 18 साल से ज़्यादा उम्र का हो जाता है, वो क्या करता है, वो इलेक्शन में सहयोग करता है। मतलब कि वो इलेक्ट करता है अपने रिप्रेजेंटेटिव को। कोई भी 18 साल से बड़ा एज का कोई भी सिटीजन क्या करता है, अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करता है, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो, चाहे वो सेंट्रल लेवल पे हो। जैसे केंद्र सरकार, जैसे प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, लोकसभा चुनाव कहते हैं। फिर स्टेट लेवल पे विधानसभा चुनाव होता है, उसमें भी इलेक्ट करते हो। फिर म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव होता है, लोकल सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन जो लिखा है, उसमें भी तुम वोट करते हो। तो ये चीज़, देयर इज़ नो रूम फॉर एनी डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट, क्रीड, कलर, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और प्रॉपर्टी राइट्स। अब ये क्या है कि कोई भी इलेक्ट कर सकता है अपने रिप्रेजेंटेटिव को, कोई भी मेंबर, चाहे इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, जेंडर, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और प्रॉपर्टी राइट्स। चाहे वो कैसे किसी भी कास्ट का है, क्रीड का है, रिलीजन का है, वो इस सबसे उसको फ़र्क नहीं पड़ता। दिस इज़ अ की फीचर ऑफ अ डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एज इट इज़ कंपोज्ड बाय मेंबर्स इलेक्टेड बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। अब ये क्या है, की फीचर ऑफ डेमोक्रेटिक मतलब क्या है, लोकतांत्रिक जिसमें लोगों का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान हो। क्यों, देखो जैसे कि प्रधानमंत्री का भी चुनाव होता है तो वो लोग चुनते हैं, और प्रधानमंत्री लोगों को हितों के लिए ही काम करता है। फिर देखो राज्य सरकार का चुनाव होता है तो उसमें मुख्यमंत्री कौन चुनता है, लोग ही चुनते हैं। तो मुख्यमंत्री भी किसके हित में काम करता है, लोगों के हित में ही काम करता है, आम जनता के हित में ही काम करता है। तो ये चीज़ें क्या बताती है कि इंडिया अपना डेमोक्रेटिक कंट्री है। ओरिजिनली द मिनिमम एज टू एक्सरसाइज द राइट वॉज 21 ईयर्स। पहले जब 21 साल का कोई हो जाता था, कोई भी सिटीजन, तब उसे वोट का अधिकार दिया जाता था। लेकिन अब क्या है, विच वॉज रिड्यूस टू 18। अब 18 ईयर्स में भी आप इलेक्ट कर सकते हो अपने रिप्रेजेंटेटिव को। ये किसके द्वारा पॉसिबल हुआ, बाय द 61st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1989। इसके द्वारा ये पॉसिबल हुआ कि इलेक्ट करने का अपने रिप्रेजेंटेटिव का जो एज है वो 21 ईयर्स से 18 ईयर्स रिड्यूस कर दिया गया बाय द 61st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1989। द ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल हैड क्रिएटेड अ सिस्टम ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स। अब ब्रिटिश पॉलिसी जो बांटने की थी, बांटो और राज करो, उसने क्या किया, ब्रिटिश पॉलिसी ने, मतलब ब्रिटिश क्या चाहते थे कि हर मुस्लिम के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए, हिंदू के लिए अलग होना चाहिए, सिख के लिए अलग, क्रिश्चियन के लिए अलग। तो ये चीज़ें वो बना के गए। लेकिन विद इंडिपेंडेंस द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स रिमूव्ड दिस डिवाइड एंड इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ जॉइंट इलेक्टोरेट्स। लेकिन जब भारत इंडिपेंडेंट हो गया तो क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ये डिवीज़न हटा दिया
तो इसको हटा दिया कि हाँ सेपरेट इलेक्टोरेट्स वाले सिस्टम को हटा दिया और जॉइंट इलेक्टोरेट्स बना दिया। जॉइंट इलेक्टोरेट्स मतलब कोई भी मुसलमान हो हिंदू के क्षेत्र में भी जा सकता है, हिंदू मुस्लिम के क्षेत्र में जा सकता है, सिख ईसाई के क्षेत्र में, सिख मुस्लिम के क्षेत्र में, तो ये चीज़ें बनाई गई। बाय दिस द पीपल विद इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी वोट फॉर कैंडिडेट्स रिप्रेजेंटिंग दैट कॉन्स्टिट्यूएंटी इरेस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट क्रीड और रिलीजन। तो इसके द्वारा लोग क्या कर सकते हैं कि अपने रिप्रेजेंटेटिव को, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के रिप्रेजेंटेटिव को वोट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब उस क्षेत्र का, कोई भी उस क्षेत्र का नागरिक अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर सकता है इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट क्रीड और रिलीजन। टू सेफगार्ड द राइट्स ऑफ द वीकर सेक्शन सीट्स हैव बीन रिजर्व फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड वुमेन सो दैट दे गेट एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन इन द पार्लियामेंट एंड द स्टेट असेंबलीज। अब देखो क्या है अगला तुम्हारा, टू सेफगार्ड द राइट्स ऑफ द वीकर सेक्शन। मतलब वीकर सेक्शंस जो हैं शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स, उनके मतलब जो उनका जो महत्व है उसे बनाए रखने के लिए क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया गया है, वुमेन के महत्व को बनाए रखने के लिए क्या किया गया है, दे गेट एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन इन द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेशन। मतलब उसने पूरा मौका मिलता है, चाहे वो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब्स के, चाहे वो वुमेन हैं, उन्हें पूरा मौका मिलता है पार्लियामेंट में भी, संसद में भी, एंड स्टेट असेंबलीज में, विधानसभा में भी। द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SCs एंड STs हैज़ बीन एक्सटेंडेड बाई 95th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2009 टू द ईयर 2020। अब देखो जो रिजर्वेशन ऑफ सीट्स है, मतलब SC/STs को अब ज़्यादा सीटें मिलने लगी है बाय द 95th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2009 टू द ईयर 2020। इसके बेसिस पे द डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन ऑफ दिस ग्रेट रिपब्लिक इज़ दस a unique creation that the constitution makers designed and put together। अब देखो इसका जो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है अपने गणतंत्र भारत का, रिपब्लिक इंडिया का, लोकतांत्रिक देश है हमारा देश, तो ये क्या है, ये यूनिक क्रिएशन है। यूनिक क्रिएशन मतलब कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ये यूनिक तरीके से बनाया कि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश होना चाहिए। अ कंट्री विद अ पॉपुलेशन एक्सीडिंग 1.1 बिलियन, अ कंट्री वेयर 22 लैंग्वेजेस आर ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन with Hindi in Devanagari script as the language of the government, a country where secularism is an integral part of life, it is but natural that a constitution of such magnitude and diversity would be needed to meet the needs of the people and the demands of the government। भले ही ये कंट्री कितनी बड़ी हो, इसकी पॉपुलेशन 1.1 बिलियन हो, इस कंट्री में 22 लैंग्वेजेस यूज किए जाते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है, देवनागरी स्क्रिप्ट में हिंदी क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज है जो हर गवर्नमेंट यूज़ की जाती है। फिर क्या है, सेकुलरिज्म इसका इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ है, सब लोग अपने अपने धर्म के हिसाब से चलते हैं। फिर क्या है, इट इज़ बट नेचुरल दैट अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सच मैग्नीट्यूड, लेकिन संविधान इतना बड़ा और इतना विशाल बनाया गया कि किसी को भी इसमें मतलब इसने कोई फॉल्ट निकालने का मौका ही नहीं दिया इस अपने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में। ये चीज़ तो हर चीज़ इससे संभव हो सकी, सारे लॉ बनाए गए हैं, हर एक वीकर सेक्शंस के लिए भी हर लॉ बनाया गया है, और गवर्नमेंट के बीच भी अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उसके लिए भी लॉ बनाया गया। मतलब एक डाइवर्स कॉन्स्टिट्यूशन है अपने इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसी तरीके से तुम्हारा ये चैप्टर भी ख़त्म हुआ, ICSE क्लास 9 सिविक्स चैप्टर 2 जो कि बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बाय बाय।